हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन आज का हमारा टॉपिक है जो 1945 में आया था। 1945 में हुआ था जनरल इलेक्शन। तो हम पढ़ रहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम हर एक टॉपिक कनेक्टेड टॉपिक है, सीरियल वाइज हम पढ़ रहे हैं कि पहले फर्स्ट कौन सा मूवमेंट हुआ था, फिर सेकंड कौन सा हुआ था। अगर हम बीच बीच में पढ़ते तो ऐसे हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। तो इस बार हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी का हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या हुआ था जनरल इलेक्शन में 1945 में? तो गौर से पढ़ना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ। जापान ने जापान ने सरेंडर किया था। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड हुई थी, यानी कि ख़त्म हुई थी। आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे रुकी थी। जापान ने सरेंडर कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार रुकी थी। 1 मंथ पीरियड टू इट ब्रिटिश इलेक्शन। जब 1 मंथ हुआ था जापान को सरेंडर करे हुए, तो 1 मंथ बाद इलेक्शन होते हैं। अब जापान में इलेक्शन हुए तो पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान पर ब्रिटिश का रूल था। तो उन्हीं ब्रिटिश के रूल में ही अब ब्रिटिश में इलेक्शन हुए, क्योंकि ब्रिटिश में रूल। अब नया पीएम बनेगा, क्या अब तक कैसे उसके विचार होंगे, इंडिया को आज़ाद भी कर सकते कुछ भी। तो जापान में क्या था, एक तरफ थी विंस्टन चर्चिल, दूसरी तरफ था क्लेमिस्ट एटल। एक था कंजर्वेटिव पार्टी से, दूसरा था लेबर पार्टी से। आप कहो कि जापान में इलेक्शन होती है, इलेक्शन दो लोग लड़ते थे, एक तरफ होता है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी तरफ होती है लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी जीत जाती है, इन दोनों के बीच में इलेक्शन होती है और लेबर पार्टी जीत जाती है। और लेबर पार्टी का जो पीएम बनता है वो बनता है क्लेमिस्ट एटल, यही इलेक्शन लड़ता है। और विंस्टन चर्चिल हार जाता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जब जनरल इलेक्शन हुए थे 1945 में ब्रिटिश में, तो कौन पीएम बना था? क्लेमिस्ट एटल बना था। कौन सी पार्टी से था? लेबर पार्टी से। अब देखो, ब्रिटेन में पीएम चेंज होगा तो हिंदुस्तान में उसका रूल था ब्रिटेन का ही, तो यहाँ पर ब्रिटिश वालों का तो चेंज तो कुछ होगा। जो SOS मीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसको पहले उसने चेंज कर दिया जब वो इलेक्शन जीता। उसको रखा सर पैट्रिक लॉरेंस को रखा। उसने देखा अब हिंदुस्तान में उसकी एक अच्छी राय जैसी आ गई कि हिंदुस्तान में कैसे हम चेंज करेंगे, तो उसने पहले यही चेंज किया, सर पैट्रिक लॉरेंस को रखा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू कंडक्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया सेंस 1937 में। अब इंडिया हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, 1937 में होने वाले थे। बट लॉर्ड व्यूअल ने अनाउंस किया था कि दिसंबर 1945 टू जनवरी 1946 में इलेक्शन होंगे, क्योंकि 1937 में हो नहीं सके थे किसी वजह से। तो फिर लॉर्ड व्यूअल ने कहा था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था लॉर्ड व्यूअल प्लान बी, तो उसी में अनाउंस किया गया था कि दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 में इलेक्शन हो रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बनी। टोटल सीटें होती है, ये पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। टोटल 375 पोस्टें होती है, जिनमें 102 सीट जो होती है उन पर इलेक्शन होते हैं। टोटल इतनी सीटें होती है, मगर 102 सीटों पर इलेक्शन होती है। अब इलेक्शन का रिजल्ट रहता है, कांग्रेस जीत जाती है। अब कितने वोटों से कांग्रेस जीती वो भी तो हमें पढ़ना है। तो कांग्रेस जीती है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहता है, कांग्रेस 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट से कांग्रेस जीत जाती है। और सेंट्रल प्रोविंस में कितनी सीटें लाती है? तो 102 सीटों में से 57 सीटें लाती है सेंट्रल असेंबली में कांग्रेस। और प्रोविंशियल इलेक्शन में लाती है 11 में से 8 सीटें लाती है कौन? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जीत जाती है तो इतनी सीटें लाती है। अब कौन कौन से प्रोविंस में जीते थे वो? बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटलाइन प्रोविंस, ये भी जीत जाते आईएनसी। जो ये आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटलाइन प्रोविंस था, इसको मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनाना चाहती थी, मगर इसको भी आईएनसी ने जीत लिया इस जनरल इलेक्शन में। ये मानो कितनी बड़ी बात है। अब उसके बाद होता क्या है? जो मुस्लिम लीग होती है उनका परफॉर्मेंस, अब वो भी कुछ जीते होंगे तो उनका
86.6% ऑल मुस्लिम वोट उनको आते हैं और वो प्रोविंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं बंगाल और सिंध में जीत जाते हैं। कौन? मुस्लिम लीग बंगाल और सिंध में जीत जाते हैं। तो उसके बाद पंजाब में क्या होता है? पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर बनती है यूनिस्ट पार्टी। ऑल द अदर पार्टी ज्वाइन हैंड, सभी पार्टीज आपस में मिल जाती है, ज्वाइन कॉन्फ्रेंस कर जाती है और यहाँ पर बनती है पंजाब में यूनिस्ट पार्टी। और इसका क्रेडिट जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। क्यों? क्योंकि मौलाना कलाम आज़ाद ने ही इन सभी को यानी कि मोटिवेट किया, एक साथ मिलजुल कर इन्होंने यहाँ पर पार्टी बनाई, वरना ये भी इनसे हाथ से जाता। तो पंजाब में भी इन्होंने यूनिस्ट पार्टी बनाई, ऑल पार्टीज ने ज्वाइन में अपना हाथ मिलाया और इसका क्रेडिट जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी क्वेश्चन आता है, इसका क्रेडिट किसे जाता है? तो ये से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियोस कंटिन्यूसली देख सकते हो। सीरियल वाइज मैंने अपलोड की है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट की है। अगर आप ऐसे बीच में पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है।